बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, क्या हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स? आपके अल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर मोर देन वन मतलब टू और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। अभी हम स्ट्रक्चर भी आगे जाके देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से अल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा किसके पास कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो उस बुनियाद पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो शुगर्स में भी कन्वर्ट करते हैं, एल्डो या कीटो शुगर में। ठीक है, और इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये है जनाब इसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन। फिर ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ हैं, लेकिन ये है कि बॉडी मास का सिर्फ 1% बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये कि इनको कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है? ठीक है, उसकी वजह ये है कि इनका अगर हम वो एम्पिरिकल फार्मूला निकालें ना, तो वो ये है कार्बन इनटू वाटर। ठीक है, तो इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है ना, देख रहे हैं वाटर है ना, वाटर तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है जैसा कि वाटर में होती है। तो ये इन द स्टार्ट जो उन्होंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को देखा था तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये आया था, तो इसलिए पर उन्होंने नाम क्या रख दिया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बाद में आप ऑब्वियसली अब तो आप लोगों को पता है कि डीऑक्सीराइबोज के अंदर तो नहीं ये स्ट्रक्चर होती, क्योंकि उसके अंदर तो एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसे होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारों के अंदर यही एम्पिरिकल फार्मूला हो। जो डीऑक्सीराइबोज हैं उनके अंदर वो वाला एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होता। पता है ना डीऑक्सीराइबोज का कि एक ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाती है। लेकिन ये है कि इन द स्टार्ट उन्होंने जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखा था तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये आया था, तो इस वजह से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट कहा था, मतलब हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, ये बात भी पता चल गई। अच्छा जी, ये बहरहाल अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की। बाज़ औक़ात डेफिनेशन पूछते हैं वाइवा में। ठीक है, पॉली हाइड्रोक्सिलेटेड यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा विद एटलीस्ट 3 कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन से छोटा कोई कार्ब होता ही नहीं है। ठीक है, विद पोटेंशियली एक्टिव कार्बोक्सिल ग्रुप विच में भी आइदर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ये बाद में आपको अभी स्ट्रक्चर्स में दिखाता हूँ कि या अल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटो ग्रुप होता है, या अल्डो शुगर होती है, कीटो शुगर होती है। ये एग्जांपल है अल्डो शुगर्स की, आपका ग्लूकोज, राइबोज, रिथ्रोज, आपका ग्लिसरोज या फिर ग्लिसरल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या, या फिर उसका नाम क्या आपकी कीटो शुगर होती है, जैसा कि फ्रुक्टोज, राइबोलोज, रिथुलोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन सब के हमें स्ट्रक्चर्स का पता भी है, और लेकिन अभी हम अगेन भी देखेंगे। ठीक है, और सीडोहेप्टुलोज। और एक और बात, स्ट्रक्चर कोई भी नहीं याद करनी, ना कोई रिंग स्ट्रक्चर ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल याद नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता एक बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बात, अच्छा ये बात चलिए, पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स एटलीस्ट 3 कार्बन्स, पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, या कीटो ग्रुप और एल्डो ग्रुप, दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर शुगर्स इंक्लूड भी होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको सेकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, बस ये पॉइंट्स है, यहाँ से ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ से सेकेराइड वाला पता हो, यहाँ से इसको ये नेम क्यों दिया था, और इसकी एक्सेप्शन डीऑक्सीराइबोज है। यहाँ से 1% बॉडी मास तो बनाता है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ मोस्ट अबंडेंट ये है। असल में सेलुलोज आप लोगों को पता नहीं है कि सेलुलोज होता है मोस्ट अबंडेंट, सेलुलोज हर जगह पे है, ऐसे ही है ना। तो उस वजह से मोस्ट अबंडेंट तो है, लेकिन बॉडी मास का सिर्फ 1% बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ से कार्बोहाइड्रेट की वाली लाइन में अंडरलाइन कर लेनी है। हो गया याद? चलो आप आगे आ जाओ। मोनोसेक्राइड अब किसे कहते हैं? जिनके अंदर एक ही यूनिट होता है, जो कि मज़ीद उसकी वो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, मज़ीद यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे हमारा ग्लूकोज वगैरह सब मोनोसेक्राइड है ना, एक यूनिट जिसमें होता है। ठीक है, सिंगल यूनिट जो होता है। ठीक है, मज़ीद उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती जनाब वाला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला यही होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि डीऑक्सीराइबोज के लिए एम्पिरिकल फार्मूला उसने क्या कहा, विद फ्यू एक्सेप्शंस, एम्पिरिकल फार्मूला ये है। तो ये विद फ्यू एक्सेप्शन के ऊपर लिखो डीऑक्सीराइबोज वगैरह, डीऑक्सी शुगर्स लिख लो इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, ये बात चल गई। देखो ना, मोनोसेक्राइड या अल्डोज होगा या कीटो होगा, बाकी ये टेबल सबको पता हो। वैसे तो ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ये पता हो सबको ये टेबल। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये मैंने बात बता दी कि एल्डो और कीटोन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स कहते हैं। फिर ये बात तो आपको एफएससी से भी पता है कि जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है वो हमेशा चेन के एंड पे होता है, हमेशा अल्डिहाइड ग्रुप चेन के एंड पे होता है। ठीक है, जबकि आपका उसका नाम क्या है, देखो ये होता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, ओहो, ओ
इनटू एच। ये होता है आपका एल्डिहाइड, यहाँ से आर चेन लगी होती है, ठीक है, यहाँ से बाकी सारी चेन इधर से लगी होती। तो ये हमेशा चेन के एंड पे ही आ सकता है ऐसे। जबकि आपका जो कीटोन होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहाँ पे जो एच था ना, यहाँ पर भी आर होता है। तो वो ऑब्वियसली उसके दोनों साइडों पर आर आएगी, वो तभी आ सकता है ना जब वो चेन के सेंटर में हो। क्या ख्याल है, बात समझ आ गई? एक जनरल सी बात है जो एफएससी से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कीटोन हमेशा चेन के सेंटर में आता है। कीटोन ग्रुप मतलब चेन के दरमियान में, कॉर्नर पे नहीं आ सकता, एंड्स पे नहीं आ सकता, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा होता है एंड पे है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट इस तरह का हो जो मैं एफएससी का करके अगर मैं छोड़ के चला जाऊं, और अगर यहाँ पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं जिनको ना समझ आता हो, वो मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह की बेसिक एफएससी वाली बात को अब मैं अपने लेक्चर में थोड़ी ना कर सकता। अच्छा, बहरहाल यहाँ से मैं थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ ये इन बातों का, ठीक है। लेकिन ये है कि इनको इन्होंने मतलब इन्होंने फजूल किया। जब चैप्टर के आगे इन्होंने इन बातों को डिस्क्राइब करना था तो यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड उसका नाम क्या है आपके 10 सिक यूनिट से मोनोसैकेराइड मिलते हैं ना, 10 सिक, ठीक है ना, 2 to 10। देखो एक था तो वो तो मोनोसैकेराइड थे, टू होते हैं तो उसको हम डायसैकेराइड कहते हैं। फिर ये है कि ट्राइसैकेराइड्स वगैरह। तो 2 से 10 यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। फिर 10 से जब वो ज़्यादा हो जाते हैं ना तो उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? उसका नाम का वो आपको पता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, या आगे उन्हें सारों को एक एक को डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, बहरहाल पॉलीसैकेराइड 2 किस्म के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और होमोपॉलीसैकेराइड वो होते हैं जिनके अंदर एक ही किस्म का मोनोमर, एक ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन जैसे होता है, सारा एक ही ग्लूकोज है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड जैसे हमने गैग नहीं पढ़े थे, अमाइनो शुगर और एसिडिक शुगर, ठीक है ना, तो वो होते हैं वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड थे। हमने वहाँ पर भी जो उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जिसमें मतलब एक ही यूनिट नहीं है, एक ही सेम तरह का वो रिपीटिंग यूनिट नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना, मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स डेरिवेटिव्स। इसकी गैग है, इसकी मतलब मिसाल, ठीक है, मतलब इसमें गैग इसमें आ जाते हैं ये वो, ठीक है। ये पेज आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है ना, इस पेज को आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। और इस पेज से आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से ये वाला पॉइंट, बस यहाँ से, मैं तो कहता हूँ बस यहाँ तक ही बहुत है। ये जो है ना, ये बस यहाँ से अगर आप लोगों को पॉइंट इस तरह का है जो आप लोगों को न्यू लगता है, आप लोगों को पहले नहीं पता था, तो बस उसको कर लेना। नहीं तो मेरे ख्याल से तो इतना बहुत है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक भी कार्बोहाइड्रेट के बेसिक्स पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, बस अब आ जाओ, बस अब बहुत हो गई बच्चों वाली बातें, मुझे तो पढ़ाते हुए मज़ा ही नहीं आ रहा। अब आ जाओ ज़रा, अब कुछ न्यू आया, कुछ नई बातें आई हैं, ठीक है। अब ज़रा सुनना शुरू करो और अभी याद करके जाना है, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे आइसोमरिज्म। और एक बात सुन लो कि ये पेपर में पूछा जाता है, आइसोमर से आता ही आता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से वाइवा होता है तो आइसोमर से पूछा जाना है। मतलब ये कि इसको आप लोगों ने अच्छा करना है। ये पहला टॉपिक है जो आज का हम करने लगे हैं, ठीक है। चलो जी, आइसोमर्स का तो आपको पता है, सेम केमिकल फार्मूला वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले है स्टीरियो आइसोमरिज्म, फिर होती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एक तीसरी भी है, ठीक है, रिंग आइसोमरिज्म, ठीक है। चलो जी, स्टीरियो आइसोमरिज्म को पहले देखते हैं। इनके अंदर क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होती है लेकिन कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लिंकेजेस, सेम एटम्स, बॉन्डिंग भी सेम, सब कुछ सेम, लेकिन ये है कि कन्फिगरेशन गलत, कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है। तो उसकी बुनियाद पर वो आइसोमर्स जो हैं वो उनको क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कन्फिगरेशन का आप क्या मतलब होता है ये समझो। अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन स्पेस एटम्स की अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है। इन स्पेस आपके एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह से है, तो उसकी बुनियाद पर हम उसको क्या कहते हैं कि ये जो है ना भाई, इसकी सब कुछ सेम है, सारे बॉन्ड चोंड सब कुछ, एटम सब कुछ सेम है, इवन लिंकेज भी सेम, सब कुछ सेम है। लेकिन ये है कि स्पेस के अंदर उनकी कन्फिगरेशन डिफरेंट है। स्पेस के अंदर किसी में, ठीक है ना, तो अभी इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ये इसने ना लिखा गलत हुआ है, आप लोगों ने इसकी एक टाइप होती है एनिंशियोमर्स, एक होती है इसकी एनोमर्स, एक होती है हैप्पीमर्स। तो आप लोगों ने इसके ऊपर इन तीनों के ऊपर एरो बनाओ, या फिर इन तीनों को वो छोटे वाला 1 2 3 लिखो। ये इसने मतलब गलत किया, ये जो इस तरीके से लिखा है ना, ठीक है।
अच्छा खैर, अब ज़रा इनेंशियोमर्स को मैं अगर आप लोग मुझे खुद अलाउ करते ना तो मैं आप लोगों को हमेशा हार्पर से पढ़ाता यहाँ से, ठीक है ना। मैंने यहाँ से भी एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ था अपना पढ़ते हुए, लेकिन ये मैं मुश्ताक मुश्तूक सत्या सुत्या से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब आप लोगों की अपनी चॉइस थी। सारों ने मुझे कहा सर मुश्ताक से पढ़ना है ये, और ये है कि आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि पेपर में इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप यहाँ से भी बेशक कर लो। बल्कि मैं आपको हार्पर से भी जो पॉइंट्स इस पे नहीं है वो मैं अंडरलाइन करवाऊँगा, वो चीज़ें हम अपने आखिरी लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी ना, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हो जाएंगे, फिर ये है कि हम वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इनेंशियोमर्स को समझो ज़रा, ये क्या है? ये मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। देख रहे हो, पेयर और स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि बेसिकली स्टीरियो आइसोमरिज्म की ही पहली एक टाइप है। ये क्या है? मिरर इमेजेस हैं इन रिगार्ड टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ये अब डेफिनेशन पढ़ो। पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस इन रिगार्ड टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ये पॉइंट पूरा पढ़ना है। देखो, पहले तो मैंने बता दिया पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप है। फिर ये कि मिरर इमेजेस, अभी मैं दिखाता भी हूँ, असल में इतनी वो घटिया सी, अभी मैं आप लोगों को आगे से ना वो स्ट्रक्चर्स भी दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ना सही से पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या है। वैसे इसका काम बनता था, जैसे इसको बयान किया इसके नीचे ही स्ट्रक्चर्स बनाता, लेकिन स्ट्रक्चर वो चौथे मोहल्ले में बनाई है इसने, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन ये है कि इन रिगार्ड टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ठीक है। चलो जी, इसकी इसने मिसाल क्या लिखी है, डी और एल ग्लूको। पहले एक दफ़ा हम यहाँ तक पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको जाके आगे से सारी स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अभी लेकिन याद करते जाओ, मिरर इमेजेस किसके हिसाब से मिरर इमेज कह रहे हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के हिसाब से। एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं अभी देख के आते हैं, ठीक है। चलो जी, अच्छा जी, फिर अच्छा चलो एक काम करता हूँ मैं, कि आप लोगों ने पहले मैं सीधा ले स्ट्रक्चर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर से ही हम अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो आप ज़रा एसिमेट्रिक कार्बन की ज़रा बात को समझो कि एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं। एसिमेट्रिक कायरल कार्बन हम अमीनो एसिड्स में पढ़ चुके हैं, जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, चारों डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या इसमें कार्बन नंबर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है? मुझे बताएं। एक H ग्रुप लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है CH2OH, एक ग्रुप ये अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या ये कायरल कार्बन है? हाँ जी है सर, बिल्कुल है। तो इसलिए अब इसमें क्या है, ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अच्छा, ये बात पता चल गई कि ये कायरल कार्बन है। अच्छा जी, ये कौन सी शुगर है? डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये देखो, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड OH। अच्छा, फिर देखो वो हम जो कह रहे थे कि उसका नाम क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये देखो पॉलीहाइड्रोक्सी है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे थे, या अल्डो होगा या कीटो ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप है? अल्डो ग्रुप है। तो इसलिए इसके बारे में अब सबसे पहले तो आप लोग ये कहोगे सर 3 कार्बन वाली शुगर है, फिर आप लोग कहोगे सारी अल्डो शुगर है, फिर आप लोग क्या कहोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कंपाउंड है 3 कार्बन वाला, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये बात की कि एसिमेट्रिक कार्बन है इसके अंदर, ये वाली कार्बन नंबर 2, क्योंकि चारों ग्रुप इसके अंदर डिफरेंट एच हैं। क्या कार्बन नंबर 3 एसिमेट्रिक है? नो, कार्बन नंबर 3 के साथ 2 H अटैच है, ये एसिमेट्रिक नहीं है। फिर कार्बन नंबर 1 क्या एसिमेट्रिक है? नो, 2 बॉन्ड तो उसने उसके साथ बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ये एसिमेट्रिक कैसे हो सकती है? तो इसलिए सिर्फ ये एसिमेट्रिक कार्बन है। इस तरह से आप चेन लेंथ बढ़ाते जाओगे तो आपकी जो है ना वो एसिमेट्रिक कार्बन बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे आओ, यहाँ से मुझे बताओ कितनी कार्बन एसिमेट्रिक है। यहाँ से ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे ही है ना। C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे इसने गलती की है लिखने में, C डबल बॉन्ड O बनाना था। अच्छा जी, पहले तो देखो कि कार्बन कितने हैं। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले नंबर पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे ही है, देखा चेन के एंड पे लगा हुआ है। बहरहाल बाकी बातें अब देखो, एसिमेट्रिक कार्बन देखो कितने हैं। ये एसिमेट्रिक नहीं है ना, टर्मिनल वाला एसिमेट्रिक नहीं है, और बाकी ये सारे एसिमेट्रिक हैं, ये भी, ठीक है। और ये डी और एल आइसोमर्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे के। अच्छा, अब ज़रा समझो कि स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कहा था ना कि स्टीरियो आइसोमर्स, तो देखो ना एक दूसरे के क्या हैं। पहले तो समझो कि एसिमेट्रिक कार्बन इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, बस ये पहले और आखिरी के अलावा बाकी सारे एसिमेट्रिक कार्बन है। ये दूसरा भी क्यों भला? अच्छा, दूसरा क्यों, पहले देखो, H है OH है, H है OH है, H है OH है, तो 2 ग्रुप तो ये डिफरेंट हो गए। अब इसके साथ अगर हम इसको देखें
कि इसके साथ दूसरा एक ग्रुप इसका ये सारा अटैच है और दूसरा ग्रुप इसका ये अटैच है, तो ये सिमेट्रिक हो गई। ये भी एसिमेट्रिक है, एक ग्रुप इसका ये अटैच है, एक ये वाला अटैच है, ये कैसे एसिमेट्रिक है? दो ग्रुप तो ये डिफरेंट हो गए, बाकी एक ये है एक ये है। तो मतलब ये चारों, ये दरमियान दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये चारों एसिमेट्रिक कार्बन हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये एसिमेट्रिक है, इसके अंदर ये एसिमेट्रिक है। तो अब ज़रा, अब पहली बात तो ये है, आप देखो क्या स्टीरियो आइसोमर्स हैं? बिल्कुल हैं। क्यों भला? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू देयर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ठीक है ना। पहले तो देखो कि क्या ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते थे, ठीक है ना, जो हमने कहा था कि उनमें सेम बॉन्डिंग होती है, सेम बॉन्डिंग होती है, सब कुछ सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम लिंकेजेस होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। उनकी कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है, उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है। ये किसकी डेफिनेशन है? स्टीरियो आइसोमर्स की। तो देखो क्या इनकी कन्फिगरेशन में फ़र्क है? हाँ जी है। देखो यही OH है जो इधर, जितने स्पेस में इधर आ गया और ये इधर आ गया, बस स्पेशियल जो है ना कन्फिगरेशन, ठीक है। सिर्फ मतलब इन दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ स्पेशल कन्फिगरेशन का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं, कुछ लिंकेज का फ़र्क नहीं। जिस कार्बन के भी वही बॉन्ड है, उसका भी वही बॉन्ड है, इसका भी केमिकल फार्मूला वही, उसका भी वही। तो ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्टीरियो आइसोमर में से इसकी कौन सी टाइप है। क्या ये एनोमर्स हैं, क्या ये एपीमर हैं, क्या ये इनेंशियोमर हैं? तो हमने देखा कि विद रिस्पेक्ट टू देयर एसिमेट्रिक कार्बन, ये बिल्कुल मिरर इमेज हैं। कैसे? मिरर के अंदर, मिरर के हिसाब से मतलब ये है कि इसका OH इधर है ना, इसका इधर है, इसका OH इधर है, इसका इधर है, इसका OH इधर है, इसका इधर है, इसका OH इधर है, इसका इधर है। मतलब बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू देयर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, वो क्या हैं? वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अब बात समझ आ गई? एसिमेट्रिक कार्बन का भी पता चल गया, और ये भी हमें पता चल गया कि इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन क्या है। पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स that are mirror images to each other with respect to their asymmetric carbon atom। जिस बच्चे ने सिर्फ मिरर इमेज कहा ना, वो कान पकड़ ले। with respect to their asymmetric carbon atom, ये कहना है। अच्छा, अब एक और बात समझो, वो पता है क्या है? ये जो कार्बन होता है ना, ये वाला, ठीक है, इसको आप दो तीन तरह से कहते हैं। इसको हम कहते हैं पेन अल्टीमेट कार्बन एटम। अल्टीमेट कार्बन एटम कहते हैं लास्ट वाले को। पेन अल्टीमेट हमेशा कहते हैं उसे हैं जो लास्ट से एक नंबर पहले आता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट कार्बन एटम, ठीक है। इसको आप दो तीन तरह से कह सकते हो। एक आप लोग कह सकते हो कार्बन एटम एडजेसेंट टू द टर्मिनल अल्कोहलिक कार्बन, ठीक है ना। देखो ना, ये टर्मिनल अल्कोहलिक कार्बन है ना, उससे एडजेसेंट जो कार्बन होगा उससे हम क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट कार्बन। फिर आप इसे कह सकते हो कार्बन एटम या आप इसे कह सकते हो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, क्योंकि लास्ट एसिमेट्रिक यही है ना। फिर नंबर 3 आप इसे कह सकते हो कार्बन द एसिमेट्रिक कार्बन एटम फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग अल्कोहलिक ग्रुप से ज़्यादा फंक्शनल कौन है? अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसलिए इसको हम एल्डो या कीटो कह रहे हैं, हालांकि है तो इसके अंदर हाइड्रोक्सल भी, ठीक है। तो क्या है जी कि कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ठीक है, वो ये है। तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट कार्बन। पेन अल्टीमेट, तो बेसिकली जो है ना, पेन अल्टीमेट कार्बन को देखा जाता है कि उसकी कन्फिग्रेशन क्या है। मतलब अगर वो राइट साइड पर हो तो हम उसे कहते हैं, ठीक है ना, अगर वो राइट साइड पर हो तो हम उसे कहते हैं, उसका नाम क्या कहते हैं इसे? अगर ये राइट साइड, इसे हम कहते हैं डी शुगर। और अगर ये लेफ़्ट साइड पर हो तो हम इसे कहते हैं एल शुगर, ठीक है। राइट साइड पर हो तो क्या कहते हैं? ये बड़े वाला डी शुगर। और इधर लेफ़्ट साइड पर हो तो हम इसे कहते हैं एल शुगर। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं? बताओ। इनेंशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स। अच्छा, अब एक मज़ेदार बात, अब आप लोग बताओ, अगर तो ये लोग सारे एसिमेट्रिक कार्बन एक दूसरे के डिफरेंट ना हो, बल्कि सिर्फ इसमें फ़र्क आ जाए, सिर्फ और सिर्फ ना इसमें फ़र्क आ जाए कि कार्बन 4 के ऊपर ना ग्लूकोज के अंदर ऐसे है, जबकि 7 वाले स्ट्रक्चर के अंदर ना इसका OH उठ के इधर आ जाए। मतलब सिर्फ उन दोनों में इतना फ़र्क हो कि सिर्फ किसी एक कार्बन पर वो मतलब स्पेशल कन्फिग्रेशन में डिफरेंस आ जाए, तो ऑब्वियसली स्टीरियो आइसोमर तो वो भी होगा। इसमें क्या था? इसमें सारे के सारे ये सिमेट्रिक कार्बन जो थे उनकी कन्फिग्रेशन में डिफरेंस आ गया। तो हमने कहा कि ये हैं ही एक दूसरे के मिरर इमेज, ये तो हैं ही इनेंशियोमर। लेकिन बाज़ औक़ात सारे के सारे एसिमेट्रिक कार्बन जो होते हैं
वो इस तरह स्पेशल कन्फिग्रेशन में फ़र्क नहीं लाते, ठीक है। सिर्फ समझ लो कार्बन 4 पर फ़र्क आ जाए, समझ लो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, समझ लो बाकी सारा सेम है बिल्कुल जिस तरह इसका है, सिर्फ ये हुआ कि इसका समझ लो OH इधर आ जाए और बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी की तरह का है, तो फिर पता क्या हम कहते हैं, फिर हम इन्हें कहते हैं एपीमर्स। क्या कहते हैं? एपीमर्स, ठीक है। फिर इसे हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स डेट आर, ठीक है ना, जो जिनके अंदर एक ख़ास कार्बन पर क्या है, उनका जो है ना वो स्पेशल कन्फिग्रेशन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एपीमर्स। उसको जैसा कि गलैक्टोज जो होता है ना, वो ग्लूकोज का 4 प्राइम एपीमर होता है। मसलन गलैक्टोज के सिर्फ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और गलैक्टोज के स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क है, सिर्फ कि कार्बन नंबर 4 का गलैक्टोज के अंदर OH इधर है, तो हम इसे कहते हैं कि गलैक्टोज इज़ 4 प्राइम एपीमर ऑफ ग्लूकोज, बस। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई हर बच्चे को कि एपीमर किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है, वो होते हैं एनोमर्स। एनोमर जो है ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, कि साइक्लिक जो हमने अल्फ़ा और बीटा नहीं पढ़े हुए थे FSC में, अल्फ़ा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर, तो उसमें ये होता है कि अगर बीटा ग्रुप ऊपर की तरफ हो ना, OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बीटा, और अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन है। अच्छा, लेकिन आप लोग मुझे बताओ, एक मिनट मैं कोई स्ट्रक्चर उसको ढूंढता हूँ। हाँ, यहाँ से देख लो, यही देख लो, ठीक है ना, कि क्या है, ये देखो, इसको अल्फ़ा क्यों कह रहा है? क्योंकि इसका OH नीचे की तरफ है। इसको बीटा क्यों कह रहा है? क्योंकि इसका OH ऊपर की तरफ है। ये अब कार्बन नंबर 1 किसका है? ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के, आप सिर्फ मेरी बात को सुनो, आप स्ट्रक्चर को ना देखो, कि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1 तो वही नहीं था जो अल्डिहाइड वाला कार्बन होता है। क्या ख्याल है? जो अल्डिहाइड वाला कार्बन होता है, क्या ख्याल है, जो फंक्शनल कार्बन होता है। इसका मतलब ये है कि एनोमर्स में फ़र्क, एनोमर्स जो हैं वो भी एपीमर ही होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है एपीमर में और एनोमर में? फ़र्क ये है कि एनोमर के अंदर जो स्पेशल का फ़र्क आता है ना, वो फंक्शनल कार्बन पे आता है। यानी कि जो हमने कहा ना कि एक ख़ास कार्बन पर अगर फ़र्क आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एपीमर कहेंगे। लेकिन अगर वो फ़र्क आ जाए फंक्शनल कार्बन पर, तो फिर हमने उसका ख़ास नाम रखा हुआ है कि ये एनोमर्स हैं। ये क्या है? एनोमर्स, क्योंकि ये फंक्शनल कार्बन के ऊपर डिफरेंस आ गया है। अगर ये डिफरेंस यहाँ पे आता, समझ लो इसकी और इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आता कि मतलब इसका OH ऊपर चला जाता, ठीक है, तो फिर हम इसको एपीमर कहते हैं। एपीमर। स्टीरियो आइसोमर ये होता, स्टीरियो आइसोमर होना था ऑब्वियसली। स्टीरियो आइसोमर के 3 किस्म है। इनैंशियोमर, यार अब मैं सिंपल करूँ, स्टीरियो आइसोमर ये है कि स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, लिंकेज सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ कन्फिग्रेशन में फ़र्क है, ठीक है। इनैंशियोमर में ये है सारे के सारे ही एसिमेट्रिक कार्बन जितने भी हैं ना, सब के अंदर फ़र्क है, ठीक है, सबकी स्पेशल कन्फिग्रेशन में फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, फिर उसका नाम क्या है? फिर आप आ जाते हो कि एपीमर क्या है। एपीमर में ये है कि एक ख़ास फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन के अंदर अगर स्पेशल कन्फिग्रेशन में फ़र्क है तो उसे हम कहते हैं एपीमर। जैसा कि गलैक्टोज जो है वो कार्बन 4 का एपीमर है ग्लूकोज का, मैनो जो है वो कार्बन 2 पे एपीमर है ग्लूकोज का, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप बात आ जाती है एनोमर क्या है। एनोमर में ये है कि अगर स्पेशल कन्फिग्रेशन में फ़र्क आ गया, जैसे ये स्पेशल कन्फिग्रेशन में फ़र्क आ गया फंक्शनल कार्बन पे, तो ये होंगे एनोमर्स, जैसा कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन, ठीक है। चलो जी, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, फिर एक और मज़ेदार सी बात, अब आपको पेनल्टीमेट कार्बन का भी पता चल गया और काफ़ी सारी और बातें पता चल गई। अच्छा चलो, अब ज़रा ना यहाँ से एक और बात को देखो, इसने क्या किया हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ना, आम तौर पे हम लोगों ने क्या किया होता है कि एक रेफरेंस शुगर बनाई हुई है, किसको? डी ग्लिसरोज को। ये सिंपलेस्ट शुगर है, 3 कार्बन वाली शुगर है ना, सिंपलेस्ट शुगर यही है। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसको रेफरेंस शुगर के तौर पर लिया हुआ है। कैसे भला? ठीक है ना, हम कहते हैं कि जिसकी स्ट्रक्चर इसकी तरह की होगी ना, इसकी तरह की, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये डी शुगर है, ठीक है। जिसकी स्ट्रक्चर इसकी तरह की होगी ना, इसकी तरह की और इसकी तरह की का मतलब क्या है? इन एंड मतलब यही है कि OH अगर राइट साइड पर होगा तो हम उसे डी कहेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड पर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ये बातें पढ़ो, ठीक है। वो क्या कहता है कि अगर तो OH राइट साइड पर है डी ग्लिसरोज है, अगर वो लेफ़्ट साइड पर है तो एल ग्लिसरोज है, ठीक है।
और जनाबे वाला ये हम पेनल्टीमेट कार्बन क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें पेनल्टीमेट कार्बन है ही ये वाली, क्या ख्याल है? एक ही इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है और वही पेनल्टीमेट कार्बन भी है, ठीक है। पेनल्टीमेट का पता चल गया है ना। तो कोई जो लास्ट, बस मैं कहता हूँ आप एक लफ्ज़ याद रख लो, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन इज पेनल्टीमेट कार्बन। अच्छा जी, फिर एक और बात, क्योंकि आल मोनोसेकेराइड आर कंपेयर विद डी एंड एल ग्लिसरोज, तो इसलिए ग्लिसरोज को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस शुगर। ये देख रहे हो, मतलब कहते हैं कि ठीक है ना, कि इस जो इसकी तरह की होगी उसको हम डी कहेंगे, जो इसकी तरह की होगी हम सब एल कहेंगे, ठीक है। यानी कि मेरी बात का मतलब आप समझो कि हम लोग करेंगे क्या, समझ लो इधर एक ग्लूकोज पड़ी हुई है, तो हम उस ग्लूकोज को कैसे डी कहेंगे? आप उसकी दो चीज़ें देखोगे, दो चीज़ें आप, ये तो आप लोगों ने, आप उसको डी कहोगे कि एल कहोगे, इसको आपने कैसे कहना है भला? इसको आपने ऐसे नहीं कहना कि इसके तो लेफ़्ट साइड पर हैं तो इसके तो राइट साइड पर हैं, और नहीं मेरे भाई नहीं, प्लीज़ ऐसे नहीं कहना, ठीक है ना। ये बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं कहना। ये देखो, अब अगर आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर कहोगे तो फिर तो ये दरमियान में ये तीसरा कार्बन वाला है ही इधर आया हुआ, तो फिर क्या आप इसको पागलों की तरह क्या कह दोगे? एल कह दोगे? नो। बात समझ आई कि क्यों पेनल्टीमेट का कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है? बात समझ आई? क्योंकि कुछ दरमियान में कुछ एपीमर भी तो होते हैं ना, कि जो जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, कि दरमियान में कुछ एपीमर्स भी तो होते हैं। तो फिर हम किस बुनियाद पे इसको डी और एल कहेंगे? फिर हम पेनल्टीमेट कार्बन देखेंगे। अब बात समझ आ गई? अब आपसे कोई पूछे कि डी और एल किस बुनियाद पे कहना है, आपने उसको जो दो बातें कहनी है। आपने कहना है कि सर इसका जो पेनल्टीमेट कार्बन है ना, आपने ऐसे बताना है, सर इसका जो पेनल्टीमेट कार्बन है ना इस ग्लूकोज का, उसकी स्ट्रक्चर डी ग्लिसरोज की तरह की है, तो इसलिए ये जो है ना ये डी शुगर है। ऐसे बताना है कि इसका पेनल्टीमेट, देखो इसमें तो 4 कार्बन है, तो कैसे पता चले कि आप किसको देख रहे हो, किसको राइट किसको लेफ्ट? आपने पेनल्टीमेट को देखना है। फिर क्या मतलब, क्या देखना है, क्या देखना है? आपने ऐसे नहीं कहना कि लेफ्ट और राइट, इन द एंड आपने बस इस तरह से कहना है कि सर डी ग्लिसरोज की तरह का। वो अलग बात है कि डी ग्लिसरोज में भी हम यही कह रहे हैं कि इसका OH जो है वो राइट पे है तो ये डी है, लेफ्ट पे है तो ये वो है। लेकिन आप लोगों ने कैसे कहना है, इसके लिए कैसे कहना है कि इसका पेनल्टीमेट का जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो डी ग्लिसरोज की तरह का, तो इसलिए डी शुगर। मुझे उम्मीद है मेरी बात ना कन्वे होगी आपको। और ये एसिमेट्रिक वाली बात भी पता चल गई। सिर्फ एक कार्बन है जो आप, एक है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये उसमें ये होता है कि इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ही, क्योंकि मैंने बताया ना कि कीटोन जो ग्रुप है वो दरमियान में होता है, तो इसमें 3 कार्बन वाली जब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है उसका यहाँ पे होगा कीटोन ग्रुप, तो इसलिए उसके अंदर कोई होना ही नहीं है कोई उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन, ये एक एक्सेप्शन है। तो उसके अलावा बाकी सब के अंदर जो है ना वो एसिमेट्रिक कार्बन होगा। ये अब इसने कोई स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं हुआ इसका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का, ठीक है ना। तो बहरहाल अगर वो कोई मसले की बात नहीं, 1 सेकंड में बंदा बना लेता है, ठीक है। ये देखो 3 कार्बन बनाने हैं, बच्चों वाली बातें अब ये तो, ठीक है। ये देखो ये कीटोन ग्रुप दरमियान में आ गया, ये CH2OH आ गया, अब दो H लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों भी एसिमेट्रिक नहीं है, जो इसके साथ तो डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये भी एसिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी एसिमेट्रिक बॉन्ड नहीं है, किसके अंदर? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ, ठीक है। बात समझ लग गई? अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं यहाँ से, अब आप लोग देखो, अब फोरी डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। मिरर इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन इज आल्सो कॉल्ड पेनल्टीमेट कार्बन एटम। हमारे जो मैमल्स के अंदर ज़्यादातर मोनोसेकेराइड हैं वो डी फॉर्म में है, और फिर ये है कि डी और एल के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम जो कि डी फॉर्म पे एक्ट करेगा वो एल पे नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये हमारे अंदर ज़्यादातर कौन सी हैं? डी वाली हैं, ठीक है। और यही बात हमने अमाइनो एसिड के लिए भी पढ़ी थी कि हमारे अंदर जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन सी फॉर्म में हैं। उधर मेरे ख्याल से हमने उल्टा पढ़ा था ना, उधर हमने पढ़ा था कि सारे एल वाले होते हैं हमारे अंदर, ऐसे ही पढ़ा था ना। चलो उसको देख लेना कि हमारे अंदर, मेरे ख्याल से उल्टा था, मेरा ये ख्याल है। बाकी ये कि एक दफ़ा मेरे पास लिपिंग कार्ड नहीं पड़ी, तो हमारे अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादातर अमाइनो एसिड जो हैं वो एल फॉर्म में होते हैं, और जो डी फॉर्म में होते हैं वो बैक्टीरियल सेल वार और एंटीबायोटिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखो अब एनोमर एपीमर की डेफिनेशन देखो, 2 आइसोमर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड, हाँ वही ना, उल्टे होते हैं, वो उल्टा था मुझे याद है।
ठीक है ना। अच्छा जी, वन स्पेसिफिक कार्बन एटम अदर देन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। भी फंक्शनल कार्बन के अलावा वन स्पेसिफिक कार्बन एटम पर जब कन्फिग्रेशन डिफरेंस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिमर कहते हैं। और अगर यही कन्फिग्रेशन का डिफरेंस किस पे आ जाए, डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑन एनोमेरिक कार्बन एटम, यानी कि जो हमारी फंक्शनल कार्बन है, ठीक है, अगर उसके ऊपर ये कन्फिग्रेशन का डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं एनोमर। ये अल्फ़ा और बीटा सारी बातें मैं बता आया हूँ, ठीक है, ये बातें अब क्लियर हो गई सारी। अच्छा जी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है जनाबे वाला, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये एसिमेट्रिक कार्बन्स की वजह से ये होता है। पहले तो ये बात ज़रूर याद रखो। वैसे मैं ऑप्टिक वाला सारा टॉपिक जो है ना आप अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर कंटेंट ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ठीक है ना। अच्छा, इनेंशियोमेरिक मोनोसैकेराइड्स क्या हैं कि वो जनाबे वाला अपने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की वजह से क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ़्ट की तरफ रोटेट करते हैं, ठीक है। अब वो वाले जो राइट की तरफ रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उनको पॉजिटिव कहा जाता है या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट की तरफ रोटेट करते हैं उनको लिवर रोटेटरी कहा जाता है और उनको नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है। एंड आर डेजिग्नेटेड नेगेटिव टाइप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरली एक्टिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाइल फ्रुक्टोज इज लिवर रोटेटरी। अच्छा, ये इन्वर्ट शुगर में जाके ये बात बहुत काम आनी है आपकी। वैसे यहाँ पे तो चलो ठीक है, अब सुन लो, लेकिन ये है कि इन्वर्ट शुगर में जाके ये बात अच्छी समझ आ जाए। क्या इसने कहा है, इसने कहा है कि आपका जो मोनोसैकेराइड होता है ना, अपने एसिमेट्रिक कार्बन्स की वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, पहली बात। अब अगर तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है तो वो क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको कहेंगे। और अगर वो लेफ़्ट की तरफ रोटेट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिवर रोटेटरी कहेंगे। फिर ये जो आपका ग्लूकोज है जो नेचुरली अकरिंग होता है वो क्या होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और फ्रुक्टोज जो है वो क्या है, वो लिवर रोटेटरी होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज जो है अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर, मतलब अपना जो होता है ना अकेला, जब सुक्रोज के अंदर होता है ना, चलो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ ये बात, लेकिन आगे भी आनी है, सुक्रोज में जाके आएगी। पता होता क्या है, जो फ्रुक्टोज है जब सुक्रोज के अंदर होता है ना, तो ग्लूकोज तो होता ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो फ्रुक्टोज भी उसके अंदर कंबाइंड फॉर्म के अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन जैसे ही आप इनकी क्लीवेज होती है ना, तो अब फ्रुक्टोज जो है वो क्या हो जाता है, वो जैसे रिलीज़ होता है एज ए मोनोसैकेराइड तो वो लिवर रोटेटरी होता है खुद। और इसकी लिवर रोटेटरी एक्टिविटी ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिविटी से ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ये टूटता है ना, यानी कि दोनों मोनोसैकेराइड सुक्रोज के अलग अलग होते हैं, ग्लूकोज अपना और फ्रुक्टोज अलग, तो वो एक्टिविटी ज़्यादा लिवर रोटेटरी बन जाती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। बात समझ आ गई कि फ्रुक्टोज की अकेले अपनी एक्टिविटी कौन सी है, लिवर रोटेटरी, और ग्लूकोज की क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जब ये सुक्रोज के फॉर्म में होते हैं तो सुक्रोज की एक्टिविटी कौन सी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन जैसे ही सुक्रोज की क्लीवेज होती है, हाइड्रोलिसिस होती है और वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, तो चूँकि फ्रुक्टोज अब अपनी लिवर रोटेटरी फॉर्म में आ जाता है और उसकी लिवर रोटेटरी एक्टिविटी ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिविटी से ज़्यादा होती है, तो इसलिए अब टूटी हुई फॉर्म में अब वही सॉल्यूशन जो है जिसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले तक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिविटी थी सुक्रोज के अंदर, अब उसकी एक्टिविटी कौन सी ज़्यादा हो गई है, लिवर रोटेटरी हो गई है, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। बात समझ आ गई। ये पॉइंट अब मैं उधर जाके नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया। अच्छा जी, फिर एक और आइसोमरिज्म कौन सी होती है, पायरानोज और फ्यूरानोज। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये ना, ये रिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से है, रिंग के हिसाब से है कि आपकी या तो रिंग होती है 6 कार्बन पायरैन या फिर फ्यूरैन होती है 5 कार्बन की। ठीक है, तो कुछ जो है वो पायरानोज फॉर्म में होते हैं, कुछ फ्यूरानोज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो पायरेन रिंग बनाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ जो है वो फ्यूरैन रिंग बनाते हैं। ठीक है, ये यानी कि रिंग के हिसाब से है। ठीक हो गया। तो इस आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखो ना, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, सिर्फ उनकी स्ट्रक्चर के अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है 5 कार्बन वाली, एक बना रहा है 6 वाली। ये भी अभी हम अगले टॉपिक्स के अंदर हमने ये भी देखना है कि ग्लूकोज पायरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, फ्यूरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आपका फ्रुक्टोज भी जो है वो पायरानोज फॉर्म की वाली रिंग भी बनाता है, फ्यूरानोज फॉर्म वाली रिंग भी बनाता है। तो ये आपस में आइसोमर्स तो हुए ना, तो बस ये बात है। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ से ये जितनी बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी कि सिर्फ ये जो है इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होती, ठीक है। और ग्लिसरोज का मैंने बता दिया कि 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। तो और 3 कार्बन वाला दूसरा जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, वो मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दिया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ये बातें बता दी, पेनल्टीमेट कार्बन वाली बात भी बता दी, यहाँ से मैंने इसका नाम क्या रेफरेंस शुगर भी बता दी। अब एक और बात जो कि अक्सर औकात जो है ना वो आप लोग मिक्स कर देते हो, वो कौन सी है? वो ये है कि ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, इसको अगर आपने डोनेट करना है तो छोटे डी से डोनेट करना है, छोटे डी से। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और चीज़ है। ये क्या है? ये क्या है कि आपने प्लेन पोलराइज राइट की तरफ रोटेशन हुई है, और वो और चीज़ है। वो जो बड़ा डी था वो और था, वो क्या था वो बताएं? वो इनेंशियोमर्स था कि इनेंशियोमर है ये, वो उसके इनेंशियोमर को रिप्रेजेंट करता है कि क्या ये डी फॉर्म वाला है या एल फॉर्म वाला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उस डी फॉर्म वाले के अंदर OH राइट साइड पर होता है, और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी में अंदर क्या होता है कि लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है। लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। समझ आ गई बात? यानी कि ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो छोटा डी बनाना है, उसका बड़ा डी बनाना है। समझ आ गई बात कि इनका कोई इस तरह का लिंक नहीं है कि ये राइट है तो वो राइट है, कुछ इस तरह का ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डोंट मीन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना ये बात पता चल गई कि ये डी का क्या मतलब है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो डी जो ग्लिसरोज है उसके हिसाब से इसका पेनल्टीमेट कार्बन जो है वो इस तरह का है, डी ग्लिसरोज जैसा है। आपने हमेशा इस तरह से बताना है, डी ग्लिसरोज जैसा है। इससे आपका एक इम्पैक्ट जाएगा। कहने को आप ये भी कह दोगे कि राइट की तरफ है इसका, ठीक है, लेकिन ये है कि इम्पैक्ट नहीं जाएगा। चलो जी, अब हमारा चलो जी अब बना आगे आ जाओ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। आइसोमर प्लीज़ अच्छे कर लेना, मैंने बड़े आराम से तसल्ली से कराए हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी जो तसल्ली से करने वाली चीज़ है वो ये है, ये रिएक्शंस। ये दो ही चीज़ें हैं मेरी नज़र में, 3 चीज़ें थी जो तसल्ली से मैंने करानी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में। एक गैग, वो मैंने बड़े आराम से आपको सारे करा दिए। नंबर 2 ये आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि ये न्यू चीज़ है। नंबर 3 चीज़ ये रिएक्शंस हैं जो अभी हम करने लगे हैं, ठीक है। ये वाले रिएक्शंस, ये आपको अब अभी लेक्चर के एंड तक सारे रिएक्शंस समझ आ जाने चाहिए। बस आज हमने ये रिएक्शंस ही करने हैं, 4 पेज हैं सारे, और ये अब आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम अपने मोनोसैकराइड्स को पढ़ लेंगे, मतलब उसमें ग्लूकोज क्या है ये वो, चलो जी। लेकिन उसमें हर दफ़ा हमने बात यही पढ़ रहा होना है। फिर डायसैकराइड्स को पढ़ना है, सुक्रोज क्या होता है, मैनोज क्या होता है, ये वो, मतलब सुक्रोज और लैक्टोज वगैरह, मतलब वो आसान बातें हैं। जिसको ये समझ आ गई उसके लिए तो वो चीज़ ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना बस आज का लेक्चर मेरी नज़र में तो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 3 ही टॉपिक थे, गैग वाला, ये वाले टॉपिक, ये रिएक्शंस, और तीसरा ये आइसोमर्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और क्या आपको सेलुलोज का नहीं पता? सिर्फ ये है कि थोड़ी सी डिटेल अब पता चल जाएगी, सेलुलोज के अंदर ये होता है, ये होता है, ये, ठीक है। तो इसलिए ना बस ये अभी वाला अच्छा समझ लो। चलो जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम पढ़ने लगे हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजीन्स टू फॉर्म ओसाजोन फार्मेशन। फिर ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को काम आएंगी ये बातें, ठीक है। चलो जी, अब ज़रा कहानी सुनते जाओ। अब ज़रा थोड़ी सी अब हम अपनी जो है ना उसको रफ्तार को भी ठीक करते हैं, क्योंकि हम बहुत स्लो जा रहे हैं। चलो जी, अब होता क्या है जी, रिएक्शन क्या है ओसाजोन फार्मेशन के अंदर? पहला अब हमारा रिएक्शन है ये, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज जो है ना, ये देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का किसी को पता था? हाइड्राजीन इसे कहते थे हम NH2 को। तो फिनाइल हाइड्राजीन हम किसे कहते थे? अपने FSC का चैप्टर याद करो जी, ये फिनोल ग्रुप है और ये हाइड्राजीन ग्रुप है, तो फिनाइल हाइड्राजीन। तो ग्लूकोज 3 मालिक्यूल और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोसाजोन बनता है ये वाला, ठीक है। साथ में ये मालिक्यूल निकल जाता है, अमोनिया और वाटर निकल जाते हैं। अब ये हुआ क्या है इस रिएक्शन के अंदर? पहले तो तसल्ली से देखो हुआ क्या है। ग्लूकोज था, ये देखो एक फिनाइल हाइड्रोजन ये लग गया, एक फिनाइल हाइड्रोजन ये लग गया। मैंने क्या कहा, ये फिनोल ग्रुप है ना, C6H5, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता था? NH, ठीक है यार। हाइड्रोजन होता है N2H4,
ये देख रहे हो, 2 नाइट्रोजन और बाकी हाइड्रोजन उसके साथ लगे होते हैं। तो ये देखो, ये दोनों नाइट्रोजन ये लग गए। फिर दूसरी कार्बन पे भी यही हिसाब होता है, यानी कि 2, कहने का मतलब ये है कि 2 फिनाइल हाइड्रोजन दोनों पहले दोनों कार्बन पे ही आगे लग गए। अब ये थे तो 3, तो फिर तीसरे का क्या बना? तीसरा ये देखो, ठीक है, एक ये फिनोल, ये Na2, ये अमोनिया, दूसरा नाइट्रोजन टूट के अलग हो गया, उसने अमोनिया बना लिया। तो ये हुआ है, समझ लग गई कि 3 फिनाइल हाइड्रोजन का क्या बना? 2 इधर लग गए हैं और एक वो निकल गया, एक निकल गया। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो जी, अब ये हमारा क्या, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोसाजोन। क्या कहते हैं? ग्लूकोसाजोन। अब आप लोग मुझे इतना बताओ कि अगर ये सपोज ग्लूकोज के अलावा होता फ्रुक्टोज, अब फ्रुक्टोज के अंदर फ़र्क क्या होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? सिर्फ ग्लूकोज का फंक्शनल कार्बन पहला होता है, फ्रुक्टोज का फंक्शनल कार्बन दूसरा होता है। उसमें दूसरे नंबर पर कीटोन लगा होता है, ग्लूकोज पे क्या लगा होता है? यहाँ पे पहले नंबर पे एल्डिहाइड लगा होता है। अगर फ्रुक्टोज भी होता तो उसमें भी तो यही लग जाना था, तो स्ट्रक्चर तो सेम ना हो गई। अच्छा, फिर मैनोज और ग्लूकोज में क्या फ़र्क है? कि मैनोज के और ग्लूकोज में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैनोज जो है ना, वो 2 नंबर पे एपीमर है ग्लूकोज का। मतलब ये है कि ग्लूकोज का OH इस तरफ होता है ना, उसका OH इस तरफ होता है, इस तरफ। तो अगर उसकी भी, उसके साथ भी रिएक्शन हो तो फिर भी तो यही बनना है ना, क्योंकि उन ग्लूकोज और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज के अंदर सारा फ़र्क आ रहा होता है। तो पहले 2 कार्बन पे फ़र्क आ रहा होता है, लेकिन अब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के नतीजे में जो ग्लूकोसा, जो ये ओसाजोन बन रहा है, वो तीनों में सेम बनेगा, क्योंकि इन द एंड तो यही बन जाना है ना, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे वो OH इधर हो। तो इसलिए उन तीनों के रिएक्शन में जो चीज़ बनती है उसे हम ग्लूकोसाजोन ही कहते हैं। लेकिन अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में किधर फ़र्क होता है? यहाँ पे, क्योंकि कार्बन 4 पे फ़र्क आता है, तो इसलिए पहले 2 कार्बन पे तो वही सीन होगा, लेकिन चूंकि नीचे से स्ट्रक्चर फ़र्क है, तो इसलिए ग्लैक्टोज के केस में हम ग्लैक्टोसाजोन उसे कहते हैं। बात समझ आ गई कि ग्लैक्टोज के केस में क्या है? ग्लैक्टोसाजोन। फ़र्क कहाँ पे है इन दोनों में? सिर्फ इस इधर जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। ये देख रहे हो 4 प्राइम एपीमर, मैंने कहा था ना मैंने, तो अब एपीमर की स्ट्रक्चर और समझ आ गई, थोड़ी अच्छी समझ आ गई। और देखो क्या इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क है? नहीं, ठीक है, लेकिन सिर्फ किधर फ़र्क है? कन्फिग्रेशन में। तो स्टीरियो आइसोमर भी हुए, ठीक है, सिर्फ स्पेशल कन्फिग्रेशन में फ़र्क है, बॉन्डिंग शॉन्डिंग में, स्ट्रक्चर में, मालिकुलर फॉर्म कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ स्पेशल कन्फिग्रेशन में फ़र्क है। अब अगर किसी को नहीं ना समझ आ रही, अभी नहीं किसी को याद हुआ, तो फिर अब ये बात समझ आ गई सबको कि ये जो है ना, हम मैनोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम ओसाजोन क्यों बना है? इसीलिए हम तीनों का एक ही नाम रखा हुआ है, ग्लूकोसाजोन, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क आना था, सिर्फ पहले दूसरे कार्बन पे फ़र्क होता है। जबकि फिनाइल हाइड्रोजन के रिएक्शन के नतीजे में जो ओसाजोन बनता है वो तीनों का सेम बनता है, ठीक है। जबकि ग्लैक्टोज के, क्योंकि सिर्फ जो कार्बन जो इन्वॉल्व हैं वो पहली और दूसरी कार्बन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब जितनी मैंने बातें बताई हैं सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब पता होगा क्या? अब होगा ये कि जब आप ग्लूकोज में जाओगे, मैनोज में जाओगे, फ्रुक्टोज में जाओगे, वहाँ पे यही कहानी दोबारा लिखी होगी कि वो जो फ्रुक्टोज है ना वो ग्लूकोज के जैसे ही ओसाजोन बनाता है। मैनोज में जाओगे वो फिर अगेन यही बताएगा कि ये जो ओसाजोन बनाता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे बनाता है। बात समझ आ गई कि वहाँ पे अगेन यही बातें आनी हैं, यही आनी है, क्योंकि यही रिएक्शन हैं जो उनके हमने उधर जाकर अगेन पढ़ने हैं। तो यहीं पर बातें समझते जाओ, ठीक हो गया। चलो जी, अब और क्या है? अच्छा, फिर एक और बात कि ये जो है ना, ये ओसाजोन फार्मेशन सिर्फ वो करते हैं, वो वाले शुगर्स करते हैं जिनके पास उनका पोटेंशियल अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। देखो ना, ठीक है, कि जो है ना, जिनके पास अपना पोटेंशियल, मतलब रिएक्शन करेगा कौन? रिएक्शन सिर्फ वो करेंगे जिनके पास अपना अल्डिहाइड ग्रुप या अपना कीटोन ग्रुप मौजूद होगा, सिर्फ वो करेंगे। जिसके पास अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप भी नहीं, उसने नहीं कर सकना ये रिएक्शन, ठीक है। फ्रॉम दो शुगर विच कंटेन पोटेंशियल अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। समझ आ गई बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसलिए अब आप लोग मुझे बताओ कौन करेगा? ग्लूकोज करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ग्लैक्टोज, भाई मोनोसेक्राइड तो सारे करेंगे यार, मोनोसेक्राइड तो सारे, उन्होंने तो अभी बॉन्डिंग की ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या डायसेक्राइड में से कौन कौन करेगा? अब सवाल आता है, अब आप लोग मुझे बताओगे कि डायसेक्राइड के अंदर से कौन कौन करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, बताओ ज़रा। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अब ये स्ट्रक्चर जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो फिर अगेन नहीं बताऊँगा,
इसलिए सुक्रोज का स्ट्रक्चर अभी देख लो, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रुक्टोज है, ठीक है, ये देख रहे हो, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये सिक्स रिंग है ना, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पायरानोज फॉर्म, और ये फ्रुक्टोज ने कौन सा बनाया हुआ है, फ्यूरानोज फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 2, यानी कि इसका भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इसका भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के दरमियान ही बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, कि कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, 1 और 2 के दरमियान, यानी कि इसका भी एल्डिहाइड ग्रुप यूज़ हो गया, इसका भी जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाला वो भी यूज़ हो गया, ठीक है। यानी कि ना अब इसके पास फंक्शनल ग्रुप रहा, ना इसके पास रहा। तो अब क्या हुआ कि सुक्रोज के पास अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता जो कि रिएक्शन कर सके ओसाजोन वाला, तो इसलिए इसके पास अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये बातें मैंने अगेन नहीं बतानी, मैं बता रहा हूँ कि ये उस टाइम मैंने चुप करके क्या कि निकल जाना है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है ना। बस उसकी वजह भी बताता हूँ ना, क्योंकि रिडक्शन वगैरह सब अब वो मैं बातें भी बताता हूँ रिएक्शंस में, ठीक है, कि ये जो है ना बस आप इतना समझ लो कि नॉन रिएक्टिव शुगर है, ठीक है। बस फिलहाल इतना बहुत है, वो रिड्यूसिंग है नहीं है वो बातें अभी हम करते हैं, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन पूरे नहीं पढ़े, ठीक है, कि इसके पास अपना पोटेंशियल एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप सुक्रोज के पास नहीं है, दोनों तो यूज़ हो गए हैं। अच्छा अब ज़रा इधर आ जाओ, ये हम क्या माल्टोज, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 देखो, एक ग्लूकोज ये, दूसरा ग्लूकोज ये, अल्फा 1,4 बॉन्ड बना। अब देखो इसका तो पहले वाला एल्डिहाइड ग्रुप वेल है ना, ये देखो 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 देखो, इसका तो ये फ्री है, तो इसलिए ये इसके पास ये तो चलो यूज़ हो गया, ये एल्डिहाइड फॉर्म, ये जो फंक्शनल ग्रुप था इसका ये तो यूज़ होगा, लेकिन ये यूज़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है माल्टोज के पास वो फ्री होता है, माल्टोज के पास वो जो है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। तो इस तरह से जिसके पास फ्री होगा वो करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं करेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये लैक्टोज की स्ट्रक्चर भी देख लो कि ये देखो इसके पास इसके इधर कौन सा बॉन्ड माना होता है, बीटा 1,4, ये देखो OH ऊपर है ना, तो बीटा फॉर्म है, बीटा 1,4 लिंकेज बन रहा है। तो अब इसका भी 1 फ्री है कि नहीं है, दोनों ग्लूकोज ही हैं, नहीं दोनों ग्लूकोज नहीं, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज है ये फ्रुक्टोज है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, अब उसका नाम क्या, अब आप लोग मुझे बताओ कि उसका क्या नाम है। अब यहाँ से भी देख लो, इसका ग्लूकोज है ना, इसका OH ऊपर था, ये ग्लैक्टोज है ना, इसका OH नीचे था, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो उसका क्या नाम है, पहला मालिक्यूल इसने ग्लैक्टोज का बनाया हुआ है, पहला ग्लैक्टोज है, दूसरा इसने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना। बस इनके ऊपर फ़र्क किस चीज़ का होता है, ये देख रहे हो, ग्लैक्टोसेल ग्लैक्टोज पायरानोसेल, ठीक है ना, दूसरा मालिक्यूल ये ग्लूकोज का बना हुआ है, इसका OH नीचे है, इसका OH ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना एपीमर भी देख रहे हो, साथ साथ ही आपके एपीमर भी रिवाइज हो रहे हैं, आपके एनोमर भी साथ ही रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, कि देख रहे हो कि ये असल में लैक्टोज होता है ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, तो ये ग्लैक्टोज है ये ग्लूकोज है, इनमें बॉन्डिंग कौन सी हुई है 1,4। तो अब ये वाला फ्री है कि नहीं है, कार्बन नंबर 1 जो फंक्शनल कार्बन है, तो इसका मतलब है लैक्टोज के पास भी अपना एक जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो फ्री होता है, तो इसलिए ये भी ओसाजोन क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है। तो अब यही सारी बातें यहाँ पे देख लो कि लैक्टोज माल्टोज के पास तो एक 1 उसने लिखा है, 1 पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में यूज़ हो गया, तो एक फ्री होता है, इसीलिए वो ओसाजोन क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक है। उनके क्रिस्टल का क्या नाम होगा, लैक्टोसाजोन माल्टोसाजोन, ऑब्वियसली अब ये बातें आपको समझ आ रही हैं। लेकिन सुक्रोज के पास कोई भी नहीं होगा, कोई एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं है, इसलिए वो ओसाजोन नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोलाइज पहले हो जाए, मतलब ये कि अगर उसकी पहले हाइड्रोलिसिस की जाए तो फिर तो ऑब्वियसली करेगा ना, क्योंकि फिर वो जो क्रिस्टल बनाएगा वो कौन से होंगे, ग्लूकोसाजोन, क्यों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के क्रिस्टल सेम बनेंगे, ग्लूकोसाजोन वाले, ठीक है। अब बात समझ आ गई कि सुक्रोज वैसे नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उससे पहले हाइड्रोलिसिस की तो फिर वो बनाएगा क्रिस्टल्स और वो ग्लूकोसाजोन जैसे क्रिस्टल्स बनाएगा। अब जनाबे वाला यहाँ पे आ जाओ,
या पहला अब ओसाजोन अब मैंने कभी ज़िंदगी में इसके बाद इसको नहीं पढ़ाना, ठीक है, बस आखिरी दफ़ा ही मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, समझ आ गई अब इसकी, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने आगे जाके नहीं बताना कि किसने ओजोन क्रिस्टल बनाने हैं किसने नहीं, बस उधर मैंने बता के निकल जाना है कि इसने करने हैं इसने नहीं करने। सिंपल ये है कि बस सुक्रोज नहीं बनाने, क्योंकि उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप भी कोई नहीं है। चीज़ें अब आसान है ना, बिल्कुल, मैं तो पढ़ाते हुए बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है कि आसान सी चीज़ें। बाकी है कि ये आपके प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है, इवन प्रैक्टिकल के अंदर तो उसने वो भी किया हुआ है कि ये जो क्रिस्टल बने हैं इनकी शेप कौन सी है, तो वो शेप ज़रूर करनी है आप लोगों ने, बल्कि अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर से ना यहीं पे नीचे ऊपर शेप भी लिख लेना, ठीक है, शेप्स भी पता हो आपको। वो कोई होती है वो, मतलब वो मुझे याद है कोई झाड़ू की तरह की होती थी, कोई फ्लावर शेप्ड होती थी, कोई किस तरह की होती थी, ठीक है ना, वो शेप्स हैं सारे क्रिस्टल्स की, ठीक है, तो आप लोग जो है ना लिख लेना, वो प्रैक्टिकल कॉपीज़ पे लिखी होंगी। अच्छा जी, उसका नाम क्या जी, पता चल गया। अब जनाबे वाला ये, अब आपको पता है इसमें जनाबे वाला, अब अल्कोहल है ना, अल्कोहल की जब रिडक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, बताओ बताओ बताओ, ठीक है ना, नहीं अल्कोहल नहीं है ना, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ना, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप की जब रिडक्शन हो तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो जब कीटोन या एल्डिहाइड की रिडक्शन हो तो क्या बनता है, मतलब उल्टा है ना, ठीक है। अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा और उसका नाम क्या, फिर उसकी होगी तो वो आगे क्या बनता है, एसिड बनता है। इसी तरह से जब उनकी एसिड की रिडक्शन हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है, फिर उनकी रिडक्शन हो तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। ग्लूकोज की करोगे तो सॉर्बिटोल बन जाएगा, ठीक है, मैनोज की करोगे तो मैनिटोल बन जाएगा, डाइऑक्सीएसीटोन और इन दोनों की करोगे तो ग्लिसरॉल बन जाएगा। ये बेशक आप लोग बना का भी देख लेना, बस करना सिर्फ क्या है, जहाँ पे कीटोन लगा होगा ना, जहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा वहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने OH लगा देना बस, मतलब और कुछ स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं आना। अब इन दोनों के आप लोग सिर्फ जब OH लगाओगे तो स्ट्रक्चर बनेगा ही बिल्कुल सेम, ग्लिसरॉल वाला बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ से दोबारा देख लो, यही बड़ा मसला है ना कि सिर्फ यहाँ पे आप लोग जब करोगे तो ये इसका OH इधर, बस ये ग्लिसरॉल बन गया बस। अगर वो क्या आपका कीटोन होता उसका OH इधर, तो वो क्या बन जाता, वो भी ग्लिसरॉल बन जाता बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, सिर्फ एक टेक्निकल बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्लूकोज की करोगे तो सॉर्बिटोल बन जाएगा, मैनोज की करोगे मैनिटोल बन जाएगा, गैलेक्टोज की करोगे तो डेल्सिटोल बन जाएगा, ठीक है, या गैलेक्टिडोल बन जाएगा। फ्रुक्टोज की करोगे तो सॉर्बिटोल और मैनिटोल दोनों बनेंगे, दोनों बनते हैं, मिक्सर बनता है इन लोगों का। ये अभी हम बात करते हैं कि ये क्या सीन है यार। चलो ठीक है सर, मान लिया ग्लूकोज की आपने की है तो रिडक्शन की है तो उसका एल्डिहाइड ग्रुप OH के अंदर कन्वर्ट हो गया, मान लिया, इट्स ओके, स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड जो है वो OH लग गया। लेकिन ये फ्रुक्टोज के अंदर दोनों क्यों हुए हैं, ठीक है। चलो ये मैं आपको पॉइंट बाद में बताता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। बाकी बस सबका जो भी स्ट्रक्चर है ना, बस उसके अंदर OH आ जाना है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। पहले ज़रा ना ये जो बातें हैं ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मुझे ज़रा डायरेक्ट करने दो, ठीक है, फिर उसके बाद बताता हूँ। अच्छा, पहले तो मैनिटोल के बारे में इतना सुनो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको, सेरिब्रल एडिमा, ये इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना इम्पोर्टेंट जिसकी हद ही कोई नहीं। मतलब मैं अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कहता हूँ, आप लोग जो हो ना, आप लोग ओसा जोन का आपको पता हो ना पता हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, ओसा जोन भी, ओसा जोन की फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, मतलब ये नहीं कि ये नहीं इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं मतलब मेरी नज़र में तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक में से क्वेश्चन ना आए पॉसिबल ही कोई नहीं है, पॉसिबल है ही कोई नहीं है, ठीक है। आपके वाइवा के अंदर वो आपसे ना पूछें मैनिटोल क्या करता है, सॉर्बिटोल क्या करता है, या फिर वो आपसे ना पूछें कि ग्लूकोनिक एसिड वगैरह, ये ग्लूकोनिक एसिड का क्या काम है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर इसका मतलब वाइवा लेने वाला जो है ना वो कुछ और ही चाहता है, वो उसी तरह का सवाल चाहता है जिस तरह का फातिमा मिचली से पूछा है कि लंग्स जो है ना वो कौन से हार्मोन्स सिगरेट करते हैं। वह इतनी बड़ी रेस्पोआर चैप्टर है और आप उससे पूछ क्या रहे हो, सेकेंड ईयर की एंडो शुरू कर दिया आपने, ठीक है ना। तो प्रोफेसरों के बिना कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, बार मैनिटोल क्या करता है, मैं आप लोगों को पहले भी रेस्पो में बता चुका हूँ कि सेरिब्रल एडिमा के ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, ठीक है।
और उसका नाम आपका डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी एंड थस ब्रेन स्वेलिंग जो है वो उससे कम होती है। ठीक है, आप इसका हाइपोटोनिक सोल्यूशन देते हो, उससे ये है कि फ्लूइड मूव करता है और थ्रू वाटर वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्मोटिक डायूरेटिक आपको पता है ना कि पेशाब आवर। ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्लूइड निकल जाता है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी कम होता है और इस तरह से वो जो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग बनी हुई थी वहाँ से फ्लूइड रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, वाटर वहाँ से निकल जाता है ना सादा सल्यूट की तरफ, क्योंकि हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं मैनिटोल का। सॉर्बिटोल क्या करता है, ये उसका नाम क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स के अंदर जो है ना, सॉर्बिटोल कहाँ से बना, कहाँ से था, ग्लूकोज से बना है। ठीक है, तो ये जनाबे वाला जाके आई के अंदर डिपॉजिट होगा और कैटरैक्ट बन जाएगा आई के अंदर। ठीक है, कैटरैक्ट फार्मेशन होगी। बात समझ आ गई सॉर्बिटोल से। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ याद रखना है कि डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट के अंदर कैटरैक्ट फार्मेशन सॉर्बिटोल, और मैनिटोल का तो आपको रेस्पो में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि सेरिब्रल एडीमा के पेशेंट जो है ना उनको दिया जाता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ब्रेन स्वेलिंग को कम करता है। समझ लग गई बात। अच्छा, अब ज़रा ये बात सुन लो, ऑक्सीडेशन। अब ऑब्वियसली अगर आप शुगर की यानी कि एल्डिहाइड की जब कीटोन की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो उससे क्या बनेगा, उससे एसिड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन 1 पे अगर वो हो तो उसे हम कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ये तब है अगर आप ब्रोमीन वाटर जैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो तो। ठीक है, फिर ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, जो कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी। ग्लूकोरोनिक एसिड कब होगा, जब सिर्फ कार्बन नंबर 6 पर हो। ये देख रहे हो, सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन हुई है और एसिड बना है। ग्लूकैरिक एसिड क्या है, उसके केस में कार्बन 1 और 6 आपने नाइट्रिक एसिड जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया तो उसने तो दोनों पे ही पकड़ के ऑक्सीडेशन कर देनी है। ठीक है, तो इनमें मतलब सीन क्या हो रहा है कि इनमें आप स्पेशलाइज्ड कंडीशंस दे के ख़ास अपना काम करा रहे हो। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लूकोरोनिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है, बॉडी में बनता है और ग्रेट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का हामिल है। क्यों, ये पॉइंट याद रखना है कि डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन और इनएक्टिवेशन करता है बहुत से सब्सटेंसेस की, जैसा कि कैम्फोर, बेंजोइक एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, तो ये लफ्ज़ याद रखना है कि डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। ठीक है, बात समझ आ गई। ये बस बात याद रखनी है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, और इनएक्टिवेशन करता है बहुत से सब्सटेंसेस की। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को वो बता दूं पहले कि क्या भला, हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब वो ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर और वो सारी बातें सुनो जो हमने फ्रुक्टोज का कहा था ना। ठीक है, वो सुनो। अब देखो भाई, ये है ना आपका फ्रुक्टोज, हम जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो अब होना तो ये चाहिए कि सपोज जैसे आप लोगों को लग रहा है कि जब यहाँ पे अब आप ये फ्रुक्टोज है ना, ये कीटो शुगर है फ्रुक्टोज, इसकी जब आप रिडक्शन करते हो अब आप लोग तो ये ठीक है ना, तो क्या होता है अब क्या बनना, क्या है, अल्कोहल बनना है ना, OH ग्रुप बनना है। ठीक है, ऐसे ही होना है ना। अब या अगर वो OH ग्रुप इस साइड पे आ गया, इस साइड पर उसकी स्पेशल कन्फिग्रेशन बनी आफ्टर रिडक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल अल्कोहल की तरह का बन जाएगा। अल्कोहल की तरह का क्या मतलब है, अल्कोहल की तरह का कह रहा हूँ, ग्लूकोज की तरह का सॉर्बिटोल बन जाएगा। देखो ना, बाकी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फ़र्क कहाँ पे है सिर्फ। ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो, आराम से सुनो। सपोज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ लो ये जो है ना इसको छोड़ दो, समझ लो ये है ही कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी समझ लो OH है, इधर OH लगा दो, इधर H लगा दो, तो ये क्या है, ये सारा सॉर्बिटोल है। क्यों भला, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे जो ग्लूकोज के अंदर जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल बन गया, तो ये क्या है, सॉर्बिटोल का स्ट्रक्चर है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि फ्रुक्टोज से सॉर्बिटोल मैनिटोल क्यों बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सपोज अब आप समझो कि ये मैनिटोल है, मैनिटोल के केस में क्या होता है, OH इस साइड पर होता है और H इस साइड पर होता है। मैनोज के केस में जब आप उसकी रिडक्शन करते हो तो उसमें क्या होता है, ठीक है ना, उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसका OH इस साइड पर होता है। और अगर ये उसका नाम क्या है, आपका सॉर्बिटोल हो तो उसके केस में क्या होता है कि बाकी स्ट्रक्चर यही होता है लेकिन इस साइड पर OH होता है। और फ्रुक्टोज के अंदर ये सीन होता है कि जब इसकी रिडक्शन होती है ना तो या OH इस साइड पर भी कुछ के अंदर OH इस साइड पर बन जाता है कुछ मालिक्यूल्स के अंदर, और कुछ मालिक्यूल्स के अंदर OH इस साइड पर आ जाता है। जब इस साइड पर OH आता है लेफ्ट इस साइड पर, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये मैनिटोल की तरह का बन गया। और जब OH इस साइड पर आता है तब ये किस तरह का बन जाता है, सॉर्बिटोल की तरह का बन जाता है।
बात समझ आ गई कि इस तरह से फ्रुक्टोज अपने रिडक्शन के साथ सॉर्बिटोल और मैनिटोल दोनों देता है, उसका पूरा मिक्सचर बनता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा ये अमाइनो शुगर बड़ी आसान सी बात है, आप लोगों को पता है अमाइनो शुगर क्या होता है। ठीक है, हम गैग के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 2 पर होता है ना,